चलो, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की। कल के वीडियो में हम बात कर चुके थे कि किस तरीके से पीवी नरसिम्हा राव ने 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन को, पंचायत राज संस्थाओं को संविधान में मान्यता दी। ये बात हम कल कर चुके। कौन सा संशोधन किया था पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने? 73वां संविधान संशोधन। कब किया? 1992। और क्या काम किया इसके तहत? स्थानीय स्वशासन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर दिया है? संविधान में मान्यता दे दी, यानी उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया है। जब संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिया गया, तो वास्तव में इस संशोधन को देश में लागू कब किया गया, इसके बारे में बात करनी है। और इस संविधान संशोधन को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने लागू किया 24 अप्रैल। कब की बात हो रही है? 24 अप्रैल 1993 दो। कब लागू किया? 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हमारे देश में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितनी तारीख को? हाँ, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है। ऐसे दिवसों से संबंधित प्रश्न पूछे। ठीक है, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 देश में लागू हो गया, तो इसके तहत संविधान में क्या क्या बदलाव आए, इस पे हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी और इस पे भी बात करते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में क्या बदलाव आए, इनके बारे में बात करते हैं। इस संशोधन द्वारा संविधान में पहला काम हुआ, अनुसूची 11 जोड़ी गई। क्या, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अभी टोटल अनुसूची कितनी? 12। कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, दूसरा क्या काम हुआ? भाग 9 के तहत, कौन से तहत? भाग 9 के तहत देश में अनुच्छेद, भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से और 243 ओ तक टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद जोड़े गए? 16 अनुच्छेद। यानी इन सबको मिलाकर के इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में क्या मिल गया? स्टेटस मिल गया, कि संवैधानिक स्टेटस मिल गया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम संविधान संशोधन 1992 को पढ़ने वाले, जो कि 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत देश में क्या क्या बदलाव हुए, इन पर हम थोड़ा बात करते थे। सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन के तहत देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत हो गई। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय पंचायत राज, यानी पंचायत राज को देश में 3 स्टेजेस में लागू किया गया। ठीक, देखें, सबसे निचला लेवल क्या होता है? सबसे निचला लेवल क्या है देश में? वो है ग्राम स्तर पर। कौन से स्तर पर? ग्राम स्तर पर। क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है? ग्राम पंचायत। किस स्तर पर है? ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर। इसे लागू कर दिया गया। और इसके ऊपर खंड स्तर पर, कौन से स्तर पर? खंड स्तर पर क्या लागू किया गया? पंचायत समिति। पंचायत समिति इसे बनाया गया। और इसके बाद ऊपर जिला स्तर पर, किस स्तर पर? जिला स्तर पर क्या बना दिया गया? जिला परिषद की स्थापना की गई। क्या ये 3 स्टेजेस हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की। यानी मैं क्या कह रहा हूं, 73वें संविधान संशोधन द्वारा देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत हो गई। कितने स्तर के? त्रिस्तरीय पंचायत राज की। क्लियर है कि नहीं? अब आपके दिमाग में एक प्रश्न, क्या सर एक बात बताओ, क्या पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू करना अनिवार्य था? नहीं, संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो, वहां पंचायत राज को 3 स्तर पर लागू करने की जरूरत नहीं है। तो वहां कितने स्तर पर लागू करें? वहां आपको सिर्फ 2 स्तर पर लागू करना है, एक ग्राम स्तर पर और एक जिला स्तर पर। क्लियर है कि नहीं? लेकिन जनसंख्या कितनी हो? 20 लाख से कम हो, तो वहां 2 स्तर पर पंचायती राज लागू होगा। लेकिन जहां 20 लाख से ज्यादा जिस राज्य की जनसंख्या हो, वहां त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था की जाएगी। अब एक बात, क्या सर इसको 4 स्तरीय भी किया जा सकता है? देखो, आपको पंचायत राज लागू करना है, लेकिन राज्य सरकार को ये सुविधा दी गई कि आप चाहो तो त्रिस्तरीय को 4 स्तरीय में बदल दो।
हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको पंचायती राज लागू करना पड़ेगा। उदाहरण है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय नहीं 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कितने स्तरीय? 4 स्तरीय। लेकिन वर्तमान में देश के अधिकतर राज्यों में कौन सी व्यवस्था है? त्रिस्तरीय पंचायत। और इसके 3 स्तर कौन है? ग्राम स्तर पर कौन है? ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। क्या ये मेरी बात समझ में आई? कंफर्म। अब सबसे पहले निचले स्तर की बात कर देते हैं कि सर ये ग्राम सभा के बारे में जरा आप मुझे हमें बता दीजिएगा, क्योंकि सबसे निचला स्तर क्या था हमारे पास? ग्राम पंचायत। क्या था? ग्राम पंचायत। बात कर ले ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत के लिए पूरी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। सब पंचायतों के बारे में बात की गई, चाहे आप 3 स्तर की पंचायतों के लिए क्या क्या व्यवस्था होगी, कैसा कैसा होगा, 3 उनके बारे में सब 243 से लेकर 243 ओ तक सब अनुच्छेदों में बात करें। लेकिन सबसे पहले मैं फिलहाल बात करना चाह रहा हूं ग्राम पंचायत की, क्योंकि ये पंचायत में सबसे छोटे लेवल का स्टेज है, स्तर है। अब बात करते हैं सर पंचायत की। अगर आपको पंचायत की बात करें तो इसके बारे में बात की गई है संविधान के 243 में। क्या बात की गई है 243 में? कि गांव में जो वयस्क वोटर है उन वोट देने वाले लोगों का संगठन ही ग्राम पंचायत कहलाएगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कई राज्यों में सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच होता है। लेकिन हमारे उत्तराखंड में ग्राम पंचायत का प्रमुख ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान। लेकिन कई राज्यों में वैसे ज्यादातर ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। अब बात करते हैं कि इसमें आरक्षण व्यवस्था कैसी होगी ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत की जो सीटें हैं उसमें आरक्षण व्यवस्था कैसे लागू होगी। देखें, अगर मैं पंचायतों की बात करूं तो वहां आरक्षण 3 लोगों को मिलता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। पहले एससी वालों को मिलता है, फिर एसटी वालों को मिलता है और फिर महिलाओं को। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अनुसार कितने लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 3 लेवल पर की गई। 3 लोगों के लिए। किसके लिए? एससी के लिए, फिर एसटी के लिए और फिर महिलाओं के लिए। क्या लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 243 डी में? इसमें लिखा हुआ है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलेगा वो जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा? जनसंख्या। लेकिन उस आरक्षण को निर्धारित कौन करेगा? उस आरक्षण को निर्धारित करेगी राज्य सरकारें। कौन निर्धारित करेगी? राज्य सरकार। लेकिन दूसरी बात, सर एससी और एसटी को तो चलो राज्य सरकारें निर्धारित करेंगे, जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा, लेकिन महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा पंचायतों में वो कितना मिलेगा? संविधान के अनुसार महिलाओं को जो आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है वो है 1/3। टोटल वोटर्स के कितने? 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। लेकिन हां, राज्य सरकारें इस आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा जैसे मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% यानी 1/2% सीटें क्या होती हैं? आरक्षित होती है। क्लियर है? दूसरी चीज, हमारा उत्तराखंड स्वयं ऐसा राज्य है जहां पर महिलाओं के लिए 2008 में खंडूड़ी जी ने यह व्यवस्था कर दी कि पंचायतों में आरक्षण की सीमा महिलाओं के लिए कितनी कर दी गई? 1/2 यानी 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। क्या क्लियर हुई बात? हमने बात करी संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत पंचायतों में आरक्षण की क्या व्यवस्था है। लेकिन एक चीज इसमें हमें और ऐड करना है, वो है कि सर ओबीसी के लिए क्या व्यवस्था है। देखिए, संविधान में ओबीसी के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है कि पंचायतों में कितना % आरक्षण होगा, लेकिन एक बात जोड़ी गई है, राज्य सरकारें ओबीसी लोगों की जनसंख्या के हिसाब से उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, कर सकती हैं। क्या बोला? राज्य सरकारें ओबीसी की जनसंख्या के हिसाब से पंचायतों में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है या सीटें निर्धारित कर सकती है। ये किस पे छोड़ दिया गया? राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया। अनुच्छेद 243 डी हमने आरक्षण की बात कर दी। अब आपके दिमाग में कि सर पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा, ये देखें जरा कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल क्या होगा, जरा हम इस पर भी बात करें। देखो, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात करें
तो संविधान का अनुच्छेद 243D कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से, आप समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायतों की जो बैठकें होती हैं वो साल में 2 होती है। राज्य सरकार चाहे तो कितनी भी ऑर्गेनाइज कर दे, लेकिन संविधान के अनुसार पंचायतों की बैठकें कितनी हो सकती हैं, मात्र 2 साल में। कभी भी 6-6 महीनों का अंतराल, साल में 2 बैठकें कर दो। लेकिन सुनना, अगर मैं पंचायतों के कार्यकाल की बात करूं तो संविधान का 243D कहता है कि पंचायतों का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से कितने वर्ष होगा, 5 वर्ष होगा। अगर समय से पहले ग्राम पंचायत भंग हो जाती है तो कितने माह, 6 माह के अंदर आपको दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर आपको चुनाव करवाने। संविधान का अनुच्छेद 243 कहता है कि यदि आप पंचायतों में चुनाव लड़ना चाहते हैं या पंचायत में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। बस यही लिखा हुआ संविधान में कि आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकारों को यह चीज छोड़ दी गई है कि आप चाहें तो योग्यता में कुछ अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। हमने क्या कहा, सबसे पहले राजस्थान ने क्या कहा कि जिसका 2 बच्चे होंगे, यानी 2 से ज्यादा बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते पंचायतों का। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो ही आप क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ये ऐड कर दिया गया। या और भी आप इनके क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन निर्धारित कर सकते हैं। ये सब किसको छोड़ दिया गया है, राज्य सरकारों को। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 243F के अंतर्गत। हमने योग्यता पर बात कर दी। अब पॉइंट ये है कि सर पंचायतों का कार्य क्या होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने विषय, 29 विषय। लेकिन राज्य सरकारों पर यह निर्भर करता है कि वो पंचायतों को कार्य करने के लिए कितने विषय दे। संविधान में निर्धारित हो गया 29 विषय, लेकिन राज्य सरकार निर्धारित करेंगे कि पंचायतों को कितने विषय दे। तो अगर मैं अभी उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे उत्तराखंड में कुल कितने विषय दिए गए पंचायतों को, मात्र 14 विषय काम करने के लिए दे दिए गए। अब आते हैं कि पंचायतों का फाइनेंस की व्यवस्था कहां से होगी। देखो, पंचायतों को आपने काम सौंप दिया दुनिया भर की, लेकिन काम करने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं, बोलो। तो पंचायतों को काम करने के लिए पैसे की, वित्त की व्यवस्था कहां से होगी, इसका निर्धारण करने के लिए संविधान का 243I कहता है और 243Y में वर्णन किया गया। आप सोच रहे हैं सर यहां तो हमने O तक बोला तो I आ गया, मगर ये Y क्या है। देखो, अभी मैंने पढ़ाया 200 अनुच्छेद, मैंने अभी पढ़ाया आपको 73वां संविधान संशोधन 1992, यही पढ़ाया ना मैंने, या कुछ और, यही पढ़ाया मैंने। अच्छा, अब ये लागू कब हुआ, 93 में। लेकिन ये किसके लिए था, पंचायतों के लिए। कौन सी पंचायत, आप इन्हें समझ सकते, ग्राम पंचायतों की। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे 74वां संविधान संशोधन। कौन पढ़ेंगे, 74वां संविधान संशोधन। और ये किसके लिए आया, नगर पंचायतों के लिए। तो नगर पंचायतों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 243Y और ग्राम पंचायतों के लिए वित्त की व्यवस्था के लिए संविधान का 243I वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना की बात करता है। क्या करता है, फाइनेंस कमीशन। आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो संविधान का अनुच्छेद 280 को बात करते हैं। 280 संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच करों के बंटवारे को लेकर के राष्ट्रपति वित्त आयोग की स्थापना करता है, फाइनेंस कमीशन की स्थापना करता है राज्य और केंद्र सरकार के बीच। लेकिन ये तो पंचायत है, ये तो स्थानीय स्वशासन है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए पैसों की व्यवस्था कहां से होगी, कौन निर्धारित करेगा, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 243I और Y दोनों अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात कही गई है। किसकी बात की गई है, राज्य वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है स्थापना, 243I और Y। I किसके लिए है, ग्राम पंचायतों के लिए, और Y किसके लिए है, नगर पंचायतों। क्या मेरी बात समझ रहे कि नहीं, बोलो भाई। अब क्या काम है सर वित्त आयोग का,
वित्त आयोग का काम है कि राज्य की संचित निधि जो होती है, संचित निधि जानते हो ना, राज्य की संचित निधि से ग्राम पंचायतों को कितना पैसा दिया जाए, यानी ग्राम पंचायतों को हिस्सा निर्धारित कितना किया जाए, ये काम करता है राज्य वित्त आयोग। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। अब अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई है 2001 के हेरफेर में। कब की गई? 2001 में। क्लियर हुई बात? ओके। अब पॉइंट आता है सर कि अब आप मुझे बताएं कि सब कुछ बात कर दी गई, लेकिन एक बात नहीं हुई कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन कौन करता है, क्योंकि वहां सरपंच वगैरह जो भी पदाधिकारी बैठ रहे हैं उनका चुनाव कौन करता है। संविधान का अनुच्छेद 243 के राज्य सरकारों को यह पावर देता है कि वो राज्यों के पंचायतों का चुनाव करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? राज्य निर्वाचन आयोग की। कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के चुनावों को करवाना। कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। समझ में आई कि नहीं? तो आज हमने जो पढ़ा वो था 73वां संविधान संशोधन 1992। हमने इस पूरे वीडियो में क्या बात करी कि पंचायतों की स्थापना कैसे होगी, कैसे उनका स्ट्रक्चर बनेगा, क्या क्या चीजें होंगी, हमने इस पर दिया। क्लियर हुआ?